सोचो भाई, एक ऐसा देश जहां भूकंप रोज आते हैं, सुनामी घर बहा ले जाती है, पर लोग टूटते नहीं और भी मजबूत हो जाते हैं। चाहे धरती हिले, पर इनका जज्बा नहीं हिलता। ये है जापान, दुनिया का सबसे अनुशासित देश। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका मित्र सत्यम और आज मैं लेकर आया हूं जापान की वो कहानी जिसे सुनकर आपके अंदर भी आग जल उठेगी। जापान एक छोटा सा देश, पर दिल इतना बड़ा कि दुनिया को शॉक कर देता है। ये एक ऐसा देश है जिसने मौत को भी हरा दिया और जीरो से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। भाई, जापान की सड़कों पर कचरा दिख ही नहीं सकता। डस्टबिन कम है पर सफाई ज्यादा है, क्योंकि हर जापानी मानता है गंदा मैं नहीं करूंगा तो मेरा देश साफ रहेगा। ट्रेन 30 सेकंड लेट हो जाए तो कंडक्टर पब्लिक से माफी मांगता है। ट्रैफिक हो या स्कूल, हर जगह एक ही चीज दिखाई देती है, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, साइलेंस। और ये रिस्पेक्ट केवल इंसानों के लिए नहीं, काम, समय, समाज, सबके लिए है। जापान लगभग हर तरह की तबाही झेल चुका है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, टाइफून। पर भाई, जो बात जापान को खास बनाती है वो है इनके लोग कभी शिकायत नहीं करते। घर गिर जाए फिर भी इन्हें लाइन में खड़े होकर मदद लेते देखा है। चेहरा शांत, मन मजबूत। दुनिया ऐसे अनुशासित लोग नहीं देखी। 7 जुलाई 2011 की वो सुनामी याद है? पूरा शहर बह गया। लेकिन भाई, अगले ही दिन जापान के मजदूर, इंजीनियर्स, रेस्क्यू टीमें सब मैदान में उतर गए। कोई चिल्लाना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस एक ही लाइन, हम फिर बनाएंगे। जापान की ताकत उसकी मिट्टी में नहीं, उसके लोगों में है। जापान में बच्चा छोटा हो या बूढ़ा बड़ा, हर कोई नेशन फर्स्ट एटीट्यूड में जीता है। बच्चे स्कूल में खुद क्लास साफ करते हैं, खाना मिलकर सर्व करते हैं। उनके सिलेबस में मॉरल एजुकेशन होता है ताकि वो सिर्फ पढ़े नहीं, इंसान भी बने। इसीलिए वहां क्राइम नहीं के बराबर है। ट्रस्ट इतना कि भाई, एटीएम बिना गार्ड के सड़क पर पड़ा रहता है। जापान आज मॉडर्न है, पर इनके डीएनए में समुराई का खून है। सम्मान, जिम्मेदारी, अनुशासन और त्याग, यही वैल्यूज पीढ़ियों से चल रही हैं और आज भी जापान को दुनिया में अलग पहचान देती हैं। ये तो बस शुरुआत है भाई, जापान की असली कहानी अब शुरू होती है। समुराई से लेकर हिरोशिमा तक, एटॉमिक ब्लास्ट से लेकर आज की सुपर पावर तक, जापान सिर्फ देश नहीं, एक जीवित प्रेरणा है। भाई, हर देश का इतिहास होता है, लेकिन जापान का इतिहास एक युद्ध है, वक्त से भी, धरती से भी और इंसान से भी। ये कहानी सिर्फ तलवारों की नहीं, ये कहानी है जज्बे की। जापान कोई आज की मॉडर्न कंट्री नहीं है भाई। इनकी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जोमोन और यायोई सभ्यताओं से। तब लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, मछली पकड़ते थे, खेती करते थे, एकदम शांत, नेचर के साथ घुला मिला जीवन। लेकिन धीरे धीरे ये लोग एक नए युग में कदम रखने वाले थे। और फिर जापान में पैदा हुआ एक ऐसा वर्ग जिसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, सैमुराई। ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये अपनी तलवार के साथ अपनी इज्जत लेकर चलते थे। सैमुराई का एक नियम था, ऑनर इज लाइफ, इज्जत ही सब कुछ। अगर कोई समुराई किसी से हार जाता तो वो तलवार से अपनी जान ले लेता था। इसको कहते थे सेपुकु, सम्मान के लिए मृत्यु। सोचो भाई, जिस समाज में सम्मान इतना बड़ा हो, वो समाज क्यों नहीं अनुशासित होगा। 1603 में जापान ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने अपने देश को पूरे विश्व से काट दिया। न विदेशियों को अंदर आने दिया, न अपनी संस्कृति बाहर जाने दी। 250 साल तक जापान एक बंद पुस्तक बन गया। लेकिन इसी दौरान वहां जन्म हुआ एक ऐसी सोसाइटी का जहां कानून सबसे सख्त, लोग सबसे अनुशासित और जिंदगी सबसे संगठित थी। यही वो ईरा था जिसने आज के जापानीज डिसिप्लिन की नींव रखी। 1868 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जापान ने डिसीजन लिया कि अब वो मॉडर्न बनेगा। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से सीखना शुरू किया। आर्मी मॉडर्न, रेलवेज मॉडर्न, इंडस्ट्रीज मॉडर्न, और देखते ही देखते भाई 20-25 साल में जापान एशिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। जापान को लगने लगा कि वो दुनिया पर राज कर सकता है। उन्होंने युद्ध शुरू किए, चाइना पर हमला, एशिया पर कब्जे, और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया, पर्ल हार्बर अटैक।
जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर हमला कर दिया और इसके बाद दुनिया ने सबसे भयावह रिटेलिएशन देखा। तबूडी-डबुला शुरू हो चुका था। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 एक बम गिरा और हिरोशिमा खाक हो गया। एक ही पल में लाखों शरीर जल गए, पूरी धरती पिघल गई, इमारतें कांच की तरह टूट गईं। 3 दिन बाद नागासाकी भी। ये दुनिया की पहली और आखिरी बार थी जब एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ। जापान खत्म हो चुका था भाई, पूरी तरह खत्म। जमी भी, इंसान भी, उम्मीद भी। लेकिन भाई यहीं से जापान की असली कहानी शुरू होती है। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं जो एटॉमिक डेवास्टेशन के बाद उठ पाया हो, लेकिन जापान उठा और ऐसे उठा कि दुनिया ने देखा और चुप हो गई। स्कूल फिर खुले, इंडस्ट्री फिर खड़ी हुई, लोग फिर मुस्कुराए और नेशन फिर जिया। जापान ने साबित कर दिया, हार इंसान को नहीं हराती, हार के बाद उठने का जुनून इंसान को महान बनाता है। भाई जापान का इतिहास हमें सिखाता है, कैसा भी युग आए, कैसे भी हालात हों, अगर इरादा सच्चा हो तो मिट्टी से भी सोना उग सकता है। अब चलो जापान के गोल्डन वैल्यूज की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां अनुशासन खुद एक धर्म है। भाई दुनिया जापान की टेक्नोलॉजी की तारीफ करती है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि असली ताकत उनकी मशीन में नहीं, उनकी वैल्यूज में है, उनके कैरेक्टर में है, उनके संस्कारों में है। जापान के वैल्यूज यूं ही नहीं बने भाई, ये सैमुराई का खून, बुद्धिस्ट शांति और शिंटो की प्यूरिटी से जन्मे हैं। तीनों के मिश्रण ने जापान को वो इंसान बनाया जो मुश्किल में भी मुस्कुराता है और जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा मानता है। सामुराई सिर्फ तलवार नहीं चलाते थे, वो अपनी आत्मा पर कंट्रोल रखते थे। उनकी एक किताब थी बुशिदो। इसके 7 नियम आज भी हर जापानीज की रगों में बहते हैं। 1 जी सही निर्णय, 2 यू साहस, 3 जिन दया, 4 रेई सम्मान, 5 मकोतो ईमानदारी, 6 मेयो प्रतिष्ठा, 7 चुगी वफादारी। भाई ये रूल बुक सिर्फ योद्धाओं के लिए नहीं थी, पूरे जापान के कैरेक्टर का आधार बन गई। जापान में रिस्पेक्ट हवा में तैरता है, लोग झुककर अरिगाटो कहते हैं। ट्रेन पीछे आती है तो स्टाफ पब्लिक से सॉरी बोलता है। बड़ों, बच्चों, जानवरों सबके प्रति सम्मान है। उनके दिमाग में सेट है, अगर मैं दूसरे को इज्जत दूंगा तो दुनिया मुझे दोगुनी इज्जत देगी। भाई ये सुनकर शौक लगेगा, जापान में हर साल लाखों खोए हुए वॉलेट्स पुलिस स्टेशन पर जमा होते हैं और 80-90% पर्स विद कैश वैसे के वैसे मालिक को वापस मिल जाते हैं। दुनिया में ऐसा कहां होता है? ये ऑनेस्टी सिर्फ कानून से नहीं आती, ये आती है बचपन के ट्रेनिंग से। जापान में कचरा डिब्बे कम मिलते हैं, लेकिन सड़कें साफ मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वहां सिद्धांत है, मैं गंदगी पैदा ही नहीं करूंगा। स्कूल के बच्चे खुद क्लासरूम साफ करते हैं, पब्लिक पार्क्स में लोग अपने बाद सफाई करते हैं, फुटबॉल मैच के बाद जापानीज फैंस स्टेडियम साफ कर जाते हैं। इस लेवल की क्लीनलीनेस कहीं नहीं दिखती भाई। जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पिन ड्रॉप साइलेंस में चलता है, लोग फोन पर भी धीरे बात करते हैं। उनके लिए साइलेंस रिस्पेक्ट है और ये वैल्यू उन्हें केंद्रित इंसान बनाती है। जापान का शिनकानसेन बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे पंक्चुअल ट्रेन है। 1 साल का औसत डिले सिर्फ 20-30 सेकंड। भाई सोच कितना अनुशासन चाहिए इसके लिए। टाइम को वो गॉड मानते हैं। असली जापान उसके स्काई स्क्रेपर्स में नहीं, उसके दिल में है, उसके वैल्यूज में है, उसकी आत्मा में है। और ये वैल्यूज ही हैं जिन्होंने जापान को दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे साफ, सबसे अनुशासित देश बनाया। भाइयों, किसी देश का भविष्य स्कूल में बनता है और जापान के स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं कराते, इंसान बनाते हैं। ये दुनिया की सबसे सख्त, सबसे ईमानदार और सबसे अनोखी शिक्षा प्रणाली है। जापान के स्कूलों में सबसे पहले सिखाया जाता है ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन, टीम वर्क। वहां बच्चा A+ लाए या B ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं, पर अगर बच्चा झूठ बोले, लेट आए या किसी को डिसरिस्पेक्ट करे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जापान मानता है कैरेक्टर बर्बाद हो जाए तो मार्क्स किसी काम नहीं आते। जैसे हम मैथ्स, साइंस पढ़ते हैं, जापान में बच्चे पढ़ते हैं बड़ों का सम्मान कैसे करें, टीम बनाकर कैसे चलें, ईमानदार कैसे रहें, गुस्सा कैसे संभालें। उनके सिलेबस में हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जापान को साइंटिस्ट से पहले अच्छा इंसान चाहिए। भाई ये जापान की सबसे आइकॉनिक परंपरा है। स्कूल में बच्चे खुद क्लासरूम साफ करते हैं, झाड़ू, पोछा, खिड़कियां, टॉयलेट सब, क्योंकि जापान कहता है
अगर तुम किसी जगह को साफ रखते हो तो तुम गलती भी कम करते हो। बच्चों को सिखाया जाता है गंदगी पैदा मत करो, किसी और से साफ मत करवाओ। यहीं से जापान की क्लीनलीनेस कल्चर पैदा हुई। जापान के स्कूलों में लंच एक सेरेमोनी की तरह है। कोई मेड नहीं, कोई हेल्पर नहीं। बच्चे लाइन में लगकर खाना सर्व करते हैं, फिर सब एक साथ बैठकर खाते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं, ये टीम वर्क प्लस इक्वालिटी की ट्रेनिंग है। कोई अमीर गरीब नहीं, सब बराबर, सबका भोजन एक जैसा। यही जापान की यूनिटी है। जापान में होमवर्क कठोर होता है, लेकिन बच्चों को कंप्लेन करने की अनुमति नहीं। टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, पर दिल से चाहते हैं कि हर बच्चा बेहतर बने। लेट आना, चीटिंग, एक्सक्यूजेस, सीधे पेरेंट्स मीटिंग। स्कूल में प्ले भी है, लेकिन अनुशासन उसकी आत्मा है। जापान में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स इतने कठिन होते हैं कि पूरा देश एग्जाम सीजन मानता है। कोचिंग, मेहनत, स्लीप कम, प्रेशर बहुत, फिर भी बच्चे टूटते नहीं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया है शिकायत मत करो, मेहनत करो। और ये एटीट्यूड पूरे देश का कैरेक्टर बन जाता है। स्कूल में प्ले भी है, लेकिन अनुशासन उसकी आत्मा है। जापान में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स इतने कठिन होते हैं कि पूरा देश एग्जाम सीजन मानता है। कोचिंग, मेहनत, स्लीप कम, प्रेशर बहुत, फिर भी बच्चे टूटते नहीं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया है शिकायत मत करो, मेहनत करो। और ये एटीट्यूड पूरे देश का कैरेक्टर बन जाता है। जापान में टीचर सिर्फ टीचर नहीं, रोल मॉडल होता है। उनकी सैलरी अच्छी, सम्मान बहुत बड़ा। टीचर की कार के सामने बच्चे झुककर ओहायो कहते हैं। और यहाँ सबसे अनोखी बात, जब टीचर क्लास में एंटर करते हैं, पूरा क्लास खड़ा हो जाता है और बोलता है, सेंसे, आज हमें सिखाइए। ये सम्मान दुनिया में कहीं नहीं दिखता। जापान मानता है बच्चे हमारा फ्यूचर नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल बच्चों को सर्वेंट नहीं बनाता, लीडर बनाता है। और यही कारण है कि जापान की सड़कों पर क्राइम नहीं, रिस्पेक्ट दिखता है। जापान की शिक्षा सिस्टम उसे दुनिया से अलग नहीं बनाती, उसे दुनिया से ऊंचा बनाती है। यहां किताबें दिमाग खोलती हैं और वैल्यूज दिल। और भाई, अगर इंडिया भी डिसिप्लिन प्लस वैल्यूज वाला सिस्टम अपनाए तो हमारी पॉपुलेशन नहीं, हमारी पोटेंशियल्स दुनिया बदल देंगे। भाइयों, दुनिया ने तकनीक बनाई, लेकिन जापान ने तकनीक में जान डाल दी। ये वो देश है जहां मशीनें इंसान की तरह सोचती हैं और इंसान मशीन की तरह अनुशासित होता। WW2 के बाद जापान बर्बाद हो चुका था। फैक्ट्रियां मम राख, शहर खंडहर, पैसा खत्म। लेकिन भाई, जापान ने यही कहा, अगर हमारे पास संसाधन कम हैं, तो हम दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। यही सोच ने जापान को 1950-60 में टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर खड़ा किया। 1955 में सोनी ने दुनिया का सबसे छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो बनाया। लोग हंसते थे, कहते थे, ये छोटा रेडियो क्या बदल देगा। भाई, इस छोटे रेडियो ने जापान की ग्लोबल एंट्री कराई। ये दिन था जब जापान ने दुनिया को कहा, हम आ गए हैं। जापान ने कारें बेचने के लिए नहीं बनाई, जापान ने कारें परफेक्ट बनाई। टोयोटा के काइजेन सिस्टम ने दुनिया बदल दी। हर दिन छोटा इंप्रूवमेंट, हर दिन बेटर, स्ट्रॉन्गर, एफिशिएंट। यही फिलॉसफी बाद में फोर्ड, BMW, मर्सिडीज सबने अपनाई। कार इंडस्ट्री में एक ही डिक्शनरी लिखा हुआ है, रिलायबिलिटी, शान, जापान। 1964 जापान ने पहला शिनकनसेन बुलेट ट्रेन लॉन्च किया। सिर्फ तेज नहीं, सटीक, इतना पंक्चुअल कि एक साल में औसतन 20-30 सेकंड का डिले। भाई सोच, एक देश समय को ही हराने में लगा हुआ है। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप झेलता है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि स्काईस्क्रेपर्स भूकंप में नाचते हैं, गिरते नहीं। ये होता है साइज्मिक आइसोलेशन सिस्टम। नीचे बड़े बड़े रबर बेरिंग्स, ऊपर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। भूकंप आए, बिल्डिंग स्वे करेगी, लेकिन सुरक्षित रहेगी। जापान ने रोबोट्स को मशीन नहीं माना, पार्टनर माना। होंडा का एसाइमो दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक था। चलता था, दौड़ता था, हाथ मिलाता था। आज जापान में रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स में रोबोट्स काम कर रहे हैं। जापान सिर्फ सीरियसनेस से नहीं चलता भाई, ये क्रिएटिविटी का समंदर है। निंटेंडो, मारियो, पोकेमॉन, इन सब ने पूरी दुनिया की चाइल्डहुड बदल दी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबल फॉर्म जापान ने दिया। एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये जापान की स्पिरिट है।
नारुतो का नेवर गिव अप एटीट्यूड, अटैक ऑन टाइटन का सर्वाइवल स्पिरिट, डीमन स्लेयर की भावनाएं एनीमे जापान का सॉफ्ट पावर है जिसने पूरी दुनिया को जापान का फैन बना दिया। अमेरिका इनोवेशन लाता है, चाइना स्पीड लाता है, इंडिया आइडियाज लाता है, लेकिन भाई जापान परफेक्शन लाता है। जापान हर काम करता है धीरे लेकिन सही, बिना गलती के, बिना शोर के, बिना ईगो के। जापान की टेक्नोलॉजी इंसानों के हाथों की कहानी नहीं, उनके दिल की कहानी है, जहां मशीनें सिर्फ काम नहीं करती, सम्मान, अनुशासन और भावना भी दिखाती हैं। यही वजह है कि जापान दुनिया का टेक मॉन्स्टर है और रहेगा। भाइयों, अगर दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां मॉडर्न लाइफ और कल्चर दोनों साथ रहते हैं तो वो जापान है। यहां जिंदगी सिर्फ जी नहीं जाती, धीमे धीमे महसूस की जाती है। जापान का घर देखो भाई, छोटा, सिंपल, शांत, लेकिन दिल इतना बड़ा कि हर चीज की अपनी जगह होती है। जापान सिखाता है घर बड़ा होने से नहीं, मन हल्का होने से सुकून मिलता है। उनके कमरे मिनिमलिस्ट, उनका जीवन ऑर्गेनाइज्ड, उनका मन शांत। जापान में लंच बॉक्स को बेंटो कहते हैं, लेकिन भाई ये लंच बॉक्स नहीं, एक कला है। रंगों से सजाया हुआ, न्यूट्रिएंट्स बैलेंसिंग, सुंदर, छोटा, परफेक्ट। जैसे हमारे यहां भावनाएं खाना बनाती हैं, जापान में कला खाना बनाती है। टोक्यो दुनिया के सबसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में एक है, लेकिन वहां धक्का मुक्की नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि जापानीज लोग दूसरों की स्पेस को दर्द की तरह समझते हैं। जब दो ट्रेन पैसेंजर्स शोल्डर टच भी हो जाएं, वो अपॉलॉजी बोल देते हैं। इमेजिन भाई, इतनी सेंसिटिविटी। जापान में कैप्सूल होटल्स हैं, एक छोटा बॉक्स जिसमें केवल सोने की जगह है, लेकिन भाई इस छोटे बॉक्स में कंफर्ट, टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी सब कुछ फिट है। यह जापान का तरीका है, कम जगह, ज्यादा सुविधा। 24 आवर स्टोर्स, वेंडिंग मशीन्स हर 20 कदम पर, ट्रेन हर मिनट, पब्लिक टॉयलेट्स स्पॉटलेस। जापान दुनिया का सबसे कन्वीनियंट देश है। यहां जिंदगी आसान नहीं, बहुत आसान है, और कन्वीनियंस सिर्फ रिच के लिए नहीं, सबके लिए। जापान के लोग टेक्नोलॉजी में मॉडर्न हैं, लेकिन दिल से अपने कल्चर से जुड़े हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ओबन फेस्टिवल, जियोन, मत्सुरी, दीज आर नॉट इवेंट्स, ये मेमोरीज हैं। चेरी ब्लॉसम्स गिरते हैं, लोग चाय पीते हैं, जीवन की क्षण भंगुरता महसूस करते हैं। ये सटल ब्यूटी कहीं और नहीं मिलती। जापान में ओमोतेनाशी नाम की चीज है, बिना छिपे भाव के सेवा। न टिप मांगते हैं, न दिखावा करते हैं। वो मदद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें खुशी मिलती है। आप होटल में जाओ, स्टाफ आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे आप राजा हो। ये हॉस्पिटैलिटी नहीं, ये फिलॉसफी है। टोक्यो तेज, चमकीला, बिजली सी गति वाला। क्योटो धीमा, पुराना, मंदिरों से भरा हुआ। जापानीज विलेजेस दुनिया की सबसे शांत जगहों में से एक। जापान का लाइफस्टाइल कंट्रास्ट ही उसकी खूबसूरती है। तेजी भी, शांति भी, फ्यूचर भी, पास्ट भी, टेक्नोलॉजी भी, स्पिरिचुअलिटी भी। जापान का लाइफस्टाइल हमें सिखाता है कि जिंदगी एक्सपेंसिव गैजेट्स में नहीं, छोटी खुशियों में है। कम चीजें, ज्यादा सुकून, कम नॉइज, ज्यादा पीस। जापान एक देश नहीं, एक मैसेज है। सिंपल बानो लेकिन परफेक्ट बानो। भाइयों, दुनिया जापान को डिसिप्लिन्ड, ब्यूटीफुल, परफेक्ट देश मानती है, लेकिन हर परफेक्ट तस्वीर के पीछे कुछ क्रैक्स होते हैं। जापान भी इंसान है और इंसान की तरह टूटता भी है। भाई, जापान मेहनत करता है, ये दुनिया जानती है, लेकिन जापान कभी कभी ज्यादा मेहनत करता है। करोशी नाम की चीज है, यानी ओवरवर्क से मौत। लोग ऑफिस में 12-14 घंटे काम करते हैं, वीकेंड पर भी छुट्टी नहीं लेते। छुट्टी लेते हुए शर्म आती है। कई बार वर्कर्स एग्जॉस्शन से कोलैप्स हो जाते हैं। यह सिस्टम मजबूत है, लेकिन इंसान कमजोर पड़ जाता है। जापान का सबसे बड़ा दर्द ये ओवरवर्क का भार है। जापान मॉडर्न है, फास्ट है, रिच है, लेकिन भाई यह दुनिया के सबसे अकेले देशों में से एक है। टोक्यो की भीड़ में भी इंसान अकेला महसूस करता है, क्योंकि हर कोई वर्क में डूबा, अपने इमोशंस छिपाए, अपने ही कमरे का प्रिजनर बन जाता है। ये लोनलीनेस इतनी बढ़ गई है कि गौवटी को मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बनानी पड़ी। जापान में लगभग 1 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एक कमरे में सालों बंद रहते हैं। इन्हें कहते हैं हिकिकोमोरी। किसी से बात नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई दोस्त नहीं, न बाहर निकलने की हिम्मत।
सोशल प्रेशर, वर्क एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी के कठोर स्टैंडर्ड्स उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। ये जापान की सबसे बड़ी अनसीन ट्रेजेडी है। जापान में लोग शादी कम कर रहे हैं, डेटिंग कल्चर गिर रहा है, बर्थ रेट इतनी कम है कि पूरा देश बूढ़ा हो रहा है। भाई सोच, जापान की पॉपुलेशन का 29% हिस्सा 65 प्लस एज का है। 2035 तक वहां बच्चों से ज्यादा बूढ़े होंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो जापान की फ्यूचर वर्कफोर्स खत्म हो जाएगी। टोक्यो में रेंट बहुत महंगा, जगह बहुत कम और जिंदगी बहुत एक्सपेंसिव। इसीलिए लोग शादी अवॉइड करते हैं, फैमिली नहीं बनाते और अकेलापन बढ़ता जाता है। जापान में लोग इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। रोना नहीं, शिकायत नहीं, हग रेयर, इमोशनल टॉक हार्डली। ये इमोशन सप्रेशन कल्चर स्ट्रेस को बढ़ाता है। जापान के सुसाइड रेट्स कई देशों से ज्यादा हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स और वर्किंग एडल्ट्स में। साइलेंट सोसाइटी, साइलेंट पेन। जापान के स्कूल चिल्ड्रन पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा है। एंट्रेंस एग्जाम्स, ग्रेड्स, कंपटीशन। बच्चे 10-10 घंटे पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में भी डिसिप्लिन चाहिए। समाज की नजरों में परफेक्ट होना चाहिए। यह प्रेशर बहुत से बच्चों को बर्नआउट की तरफ ले जाता है। जापान बहुत खूबसूरत है भाई, लेकिन वो भी इंसान है। उसके पास टेक्नोलॉजी है, डिसिप्लिन है, पर दर्द भी है, थकान भी है और अकेलापन भी। कोई देश परफेक्ट नहीं होता, पर जापान की खासियत यह है, वो अपनी प्रॉब्लम से भागता नहीं, धीरे धीरे शांत रहकर उन्हें ठीक करता है। और यही जापान की असली ताकत है। भाइयों, हमने जापान को इतिहास में देखा, तूफानों के बीच देखा, स्कूल में, फैक्ट्री में, शहर की भीड़ में और अकेलेपन की चुप्पी में भी देखा। कभी सैमुराई की तलवार जैसी तेज, कभी चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ी जैसी शांत, कभी तकनीक में भविष्य जैसा, कभी मंदिरों में सदियों जैसा पुराना। जापान सिर्फ एक देश नहीं, एक माइंडसेट है, जहां गलती होती है पर एक्सेप्ट भी होती है, जहां इंसान थकता है पर टूटता नहीं, जहां मंदिरों में शांति है तो बुलेट ट्रेन में गति भी, जहां कचरा नहीं मिलता पर मुस्कुराहट जरूर मिलती है, जहां लोग छोटा घर बनाते हैं पर बड़ा दिल रखते हैं। जापान हमें यह सिखाता है कि जिंदगी का असली मीनिंग तेज भागने में नहीं, सही तरीके से चलने में है। कम चीजें, ज्यादा भावनाएं, कम शब्द, ज्यादा सम्मान, कम शोर, ज्यादा शांति। और भाई, अगर कोई देश दुनिया को यह समझा सकता है तो वो जापान है। जापान की कहानी एक बात साफ बता देती है, तबाही से भी नया जन्म हो सकता है। जापान खंडहरों में खड़ा हुआ और फिर दुनिया के सामने सिर उठाकर बोला, हम हारेंगे नहीं। और भाई, जब कोई देश अपने दर्द को फ्यूल बना ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। भाइयों, अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो, अगर जापान की कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो, कुछ महसूस करवाया हो, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल सत्यम्स विजुअल वाइब्स को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका मित्र सत्यम। फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई दुनिया और एक नई सोच के साथ।